ज्योति, जो कि एक फौजी ऑफिसर थी, सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी हिम्मत के साथ अपनी देश की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती थी। ज्योति 2 हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर वापस आती है। परिवार में ज्योति की सास अलका देवी और ज्योति का पति विनोद, जो कि एक डॉक्टर था, तो वही ज्योति की देवरानी मानसी, जो कि विधवा थी, वह घर में ही रहती थी। पूरे घर को ज्योति की गैर मौजूदगी में मानसी नहीं संभाल पाती थी। जब पूरे घर को पता चलता है कि ज्योति वापस आ रही है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ज्योति सबसे पहले आकर अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद अलका ज्योति से कहती है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बहू, और आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। पहले हाथ मुंह धो ले, कुछ खा पी ले, उसके बाद हम फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं जाकर जरा मुंह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी अलका ज्योति से कहती है, अरे बहू, मैं क्या बोल रही थी कि तू जो काम कर रही है ना, उसे अब छोड़ दे, घर गृहस्थी संभाल। पति के प्रति भी पत्नी की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब तो सारा दिन फौज में ही देश की सेवा में लगी रहती है, पति की सेवा कब करेगी? हाँ, शादी को 5 साल हो गए और अभी तक तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है। माँ जी, मुझे ना अपने देश से भी बहुत प्यार है और आप लोगों से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूं। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी वर्दी है और विनोद को ये बात पहले से मालूम थी, इसीलिए हम दोनों ने भविष्य में एक होने का फैसला लिया। लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं अपने देश के प्रति जो प्यार है उसे जाया नहीं कर सकती ना। अब एक बात बता, फौजी जो होते हैं क्या वही देश से प्यार करते हैं? हम भी तो अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो तू भी दूर दूर से प्यार कर ऐसे। माँ जी, यही तो फर्क है ना इस प्यार में। जब आपको सच में देश से प्यार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना परिवार, ना अपनी चिंता, ना कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये नजर आएगा कि आपको देश की सेवा करनी है। ज्योति और अलका की बहस सुनने के बाद मानसी कहती है, माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और अगर ये फौजी देश की रक्षा न करे तो हमारा देश तो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। न जाने कितने आतंकवादी, कितने टेररिस्ट घुसकर हमारे देश में हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। माँ जी, अच्छा चलो, अब इस बात पर कभी और बहस कर लेना। खाना हो गया है सबका, अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अलका बार बार ज्योति को फौज में जाने से मना करने लगती है। अरे बहू, अभी भी मौका है, इस्तीफा दे दे और घर में रह के घर संभाल, अपना परिवार बना। आखिर कब तक देश की सेवा करती रहेगी? परिवार के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? माँ जी, एक ही बात को लेकर बार बार बहस करना कहाँ तक ठीक है? ऐसे ही अब ज्योति की छुट्टियां खत्म हो जाती है। उसे अगली सुबह बॉर्डर पर जाना था और रात को ही अलका सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका एक पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। ज्योति को मजबूरन अपनी सास की इन हालातों में छोड़कर बॉर्डर पर जाना होता है। ये देखकर विनोद और अलका दोनों को बहुत बुरा लगता है। ना जाने क्या ऐसी बहू मिली है मुझे, यहाँ मेरा पैर टूट गया और उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या विनोद, तुझे अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ? नहीं माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ज्योति ना मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझती है और ना ही मेरे परिवार को। क्या फायदा ऐसे शादीशुदा रिश्ते में रहने का जहाँ ससुराल के प्रति, परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी ही न समझे आपका पार्टनर। मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले अब, और उसे बोल दे कि जितनी देश की सेवा करनी है वो घर परिवार के चक्कर में ना पड़े, कर ले। हाँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। मानसी अब विनोद का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती है। ये सब देखकर अलका के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना विनोद और मानसी की शादी करवा दी जाए। देखा विनोद, मैं सोच रही थी मानसी भी विधवा है और बेचारी विधवा होने के बाद भी हम लोगों की कितनी अच्छे से सेवा करती है। उसने कभी भी दूसरी शादी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में सोचे ना। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तेरी और मानसी की शादी करवा दूं। तुम्हारी पत्नी का रहना ना रहना तो वैसे भी बराबर ही है। माँ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। जो आपको ऐसी बुरी हालत में छोड़कर चली गई, वो घर की बहू बनने लायक या फिर मेरी पत्नी बनने लायक है ही नहीं, इसलिए मैं भी अब उसके साथ खुश नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं मानसी से बात कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि मानसी भी हाँ ही कहेगी। इस तरह से विनोद और मानसी भी शादी को तैयार हो जाते हैं और हंसी खुशी उनकी शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद ज्योति फिर से अपने ससुराल आती है छुट्टी बिताने,
जब वो मानसी के मांग में सिंदूर देखती है तो कहती है, अरे मानसी, तुमने शादी कर ली क्या? हाँ, मेरी शादी हो गई है और कुछ महीने भी हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अपनी सासू माँ के साथ। लेकिन तुमने किससे शादी की है ये तो बताओ। रुको, मैं अभी आपको अपनी सास और पति दोनों से मिलवाती हूँ। तभी वहाँ पर विनोद और अलका आते हैं। इसके बाद मानसी कहती है, मैंने विनोद जी से शादी कर ली है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। ससुराल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सब कुछ मैं अच्छे से निभा रही हूँ। मेरे ससुराल वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या तुमने मेरे ही सुहाग से शादी कर ली? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? देख, मेरी बहू को कुछ भी बोलने से पहले ना 50 बार सोच लेना। तू जा बॉर्डर पर, वहाँ जाकर देश की सेवा कर। अब तेरा और हमारा कोई नाता नहीं है। देखो ज्योति, माँ और मानसी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। शादी के बाद तुमने हमारे साथ कितना समय बताया है? मुश्किल से 1-2 महीना, और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। तुम ज्यादातर समय अगर फौज में ही रहोगी तो तुम्हारा रहना ना रहना बराबर ही है। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने काम में ही रहो। अलका, मानसी और विनोद तीनों की बातें सुनने के बाद ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उनसे कहती है, ठीक है, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं तो मैं आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। और अगर मेरी देवरानी को मेरी सौतन बनने में खुशी मिलती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पे जा रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करने में लगा दूंगी और आप लोग हमेशा खुश रहना। हम तेरे जाने के बाद बहुत खुश रहेंगे। अब तू यहाँ से जा और तुझे जितनी देश की सेवा करनी है कर। हाँ। ज्योति हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पर चली जाती है और अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है और अपने देश की सेवा करती है। जोया एक मुसलमान लड़की थी जो कि अमन नाम के एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत क्या करती थी। अमन एक हिंदू लड़का था और इसी बात का डर हमेशा जोया को सताता था कि कहीं उन दोनों की कास्ट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुदा न हो जाए। ऐसे ही एक दिन जोया अमन को मिलने के लिए बाहर रेस्टोरेंट बुलाती है। क्या हुआ जोया, तुमने ऐसे अचानक मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? अमन, कुछ ठीक नहीं है। घर में अब्बू अम्मी हर समय हमारी निकाह की बात करते हैं। तुम जानते हो ना, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे होते हुए हम किसी और से निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जोया, मैं सब जानता हूँ, पर तुम भी जानती हो ना कि अभी मैं किस हालातों से घिरा हुआ हूँ। मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। अगर ऐसे में मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी फैमिली इस शादी के खिलाफ हो जाएगी। और माँ की जिद तो तुम्हें पता ही है ना। उन्हें अपने लिए ऐसी बहू चाहिए जो पूजा पाठ में लीन रहती हो, और तुम ठहरी मुसलमान। तुम्हें क्या पता पूजा पाठ कैसे की जाती है। अमन, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये पूजा पाठ क्या है? हम तुमसे वादा करते हैं, शादी के बाद हम वही करेंगे जो हमसे तुम्हारी अम्मी कहेंगी। हर समय हम पूजा पाठ में रहेंगे। बस तुम हमसे वादा करो कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। आई प्रॉमिस जोया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ भी हो गए तो भी मैं सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। इस तरह से जोया अमन के गले लग जाती है। पर यह सारा नजारा जोया की बहन नरगिस देख लेती है। शाम को जब जोया घर आती है तो नरगिस अपनी बहन से कहती है, बाजी, ये सब आप कुछ क्या कह रही हैं? आपकी निकाह की बात घर में चल रही है और आप किसी और से। नरगिस, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। हाँ, हम अमन नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं और वो हिंदू है, पर हमें उनकी माँ को खुश करना है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हिंदू वाले सभी रीति रिवाज सीख लें ताकि आने वाले समय में हम अमन की अम्मी के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। बाजी, आप तो अमन की अम्मी को खुश करने के लिए पूजा पाठ सीख जाएंगे, पर आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर वालों को कैसे खुश करोगी? कैसे मनाओगे आप अपने अब्बू को इस निकाह के लिए? हाँ नरगिस, हमारी बहन, हमें अमन पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द अमन की सरकारी नौकरी लगने वाली है और हम जानते हैं अम्मी अब्बू को जब अमन के बारे में पता चलेगा तो वो हंसते हंसते हमारा रिश्ता उनसे करवा देंगे। पर तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी हमारी बहन। तुम्हारे तो न जाने कितने सारे हिंदू दोस्त हैं। तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी होगा ना जो पुजारी हो, ताकि वो हमें सब कुछ सिखा सके। नरगिस अपनी बहन जोया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी दोस्त रेनू से बात करती है। रेनू के पिताजी पंडित थे। अब रेनू जोया को अपने साथ
अपने घर ले जाती है। और जब इस बारे में रेनू को पिता को पता चलता है तो वो बड़े ही हैरान होते हैं। बेटा, हमने प्यार करने वाले तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आज तक नहीं देखा, जो अपनी सास को खुश करने के लिए शादी से पहले ही पूजा पाठ करनी सीख रही है। आखिर ये सब तुम अपनी सास को खुश करने के लिए कर रही हो या सच में तुम्हें पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और तुम दिल से माता रानी की सेवा करना चाहती हो? हमारे लिए तो अल्लाह और भगवान दोनों एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। हमने नमाज तो कई बार पढ़ी है, अब हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो भी सच्चे दिल से, और हमें भगवान की सेवा करनी है। हमने सुना है उनके चरणों में जो भी रहता है उसका भाग्य खुल जाता है, और क्या पता भगवान के चरणों में आने के बाद हमारे भाग्य में अमन आ जाए। अब जोया क्लास लेने के बहाने हमेशा पंडित जी के पास जाती है और उनसे हर तरह का मंत्र और पूजा पाठ करना सीख जाती है। बहुत जल्द अमन की भी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब जोया और अमन दोनों ही अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों की फैमिली को इस रिश्ते के लिए मंजूरी देनी पड़ती है। भैया, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई साहब, मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में मुस्लिम बहू आए जो हर समय नमाज पढ़े, पर क्या करूं, मेरे बेटे के अकल पे पत्थर पड़ी हुई है। शायद आपकी बेटी से शादी करने के बाद ही इसकी अकल से पत्थर हट जाए। अब इस तरह से अमन और जोया का निकाह हो जाता है। वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे, लेकिन जोया की सास जोया को जरा भी पसंद नहीं करती। पर फिर भी जोया अपनी सास को खुश करने के लिए घर में सबसे पहले उठती और घर के मंदिर में बैठकर पूजा करती। ये सब कुछ जब जोया की सास देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कलमुही कहीं की, अरे नास पीटी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में कदम रखने की? उल्टा कहीं की, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुस के पूजा करने की? तुम जैसे मुसलमान मेरे घर के मंदिर में नहीं घुस सकते और ना ही मेरे घर की गीता को हाथ लगा सकते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में आने की और मेरी देवी माँ की पूजा करने की? पर माँ जी, देवी माँ तो हम सबकी है ना, इस पर तो हम सभी का अधिकार है। और क्या हुआ अगर मैं मुसलमान हूँ तो क्या माता रानी की मैं पूजा नहीं कर सकती? आखिर ये कहाँ लिखा है माँ जी कि एक मुसलमान लड़की भगवान की पूजा नहीं कर सकती? मेरी आस्था भी उतनी ही सच्ची है माँ जी जितनी कि आपकी। बस कर कलमुही, मैं बस अपने बेटे की वजह से तेरी शादी अमन से करवाई हूँ, वरना मैं एक मुसलमान को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। और अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू बना ही ली है तो बहू बनकर रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और खबरदार, अगर फिर से मेरे घर के मंदिर में घुसने की कोशिश की, जाकर ना अपना नमाज पढ़। इस तरह से जोया की सास उसे घर के मंदिर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद जोया हमेशा सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान की पूजा किया करती। ये सब देखकर आस पड़ोस के सभी लोग बड़े हैरान होते हैं और वो सभी जोया की खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहू की तारीफें सुनकर जोया की सास अंदर ही अंदर चलने लगती है। मुसलमान होकर पूजा पाठ करने का बड़ा ही शौक है ना इसे। पूजा पाठ करने मंदिर जाती है ना, अब मैं भी देखती हूँ कि इस टूटे हुए पैर के साथ मंदिर कैसे जाती है और पूजा कैसे करती है। जलन में आकर जोया की सास सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि जोया जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाए। पर वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए खोदे हुए गड्ढे में अक्सर इंसान खुद ही गिर जाता है। ऐसा ही कुछ जोया की सास के साथ होता है। अरे माँ, मैं तो मर गई, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई, मुझे कोई अस्पताल ले चलो। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? अरे कलमुही, अब सवाल जवाब ही करती रहेगी या मुझे अस्पताल भी ले जाएगी? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। अब जोया जल्दी से अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जोया की सास को डॉक्टरों से पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अब जोया अकेले ही अपनी सास का ख्याल रखती है, क्योंकि जोया की सास सुबह होते ही पूजा पाठ करती थी, इसलिए अब जोया हर वो एक काम करती है जो उसकी सास किया करती थी। जोया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती है, साथ ही साथ अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ये सब देखकर जोया की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है।
बहू मुझे माफ कर दे, आज मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि तू बहुत अच्छी है। मुझसे भी अच्छा पूजा करना जानती है तू भगवान की। मैं नहीं जानती कि तूने ये सब कहाँ से सीखा, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरी बहू है और मुझे तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ जी, इंसान तो गलतियों का ही स्वरूप होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियाँ ना हो। मुझसे भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और बड़े बच्चों से माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए माँ जी। और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही तो सीखा था। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने सच्चे दिल से मुझे बहू बोला है। इस तरह से जोया और उसकी सास के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने पिता कालू कौवे के साथ रहती थी। चिंकी का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता कालू कौवा खेत में हल जोतने का काम किया करते थे। उसी से उनके घर का गुजारा हो पाता था। एक दिन लगातार मेहनत करने और आराम ना करने की वजह से कालू कौवे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पाता। कालू कौवा तो पहले से ही गरीब था, लेकिन अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। इसी वजह से चिंकी शहर में जाकर काम करने के बारे में सोचती है और वो शहर की ओर काम ढूंढने निकल जाती है। चिंकी शहर पहुंचती है और उसे भगवान की कृपा से काम भी मिल जाता है। शहर के सबसे अमीर पक्षी चिंटू तोते के घर नौकरानी का काम। चिंटू तोता एक बहुत ही बड़े महल में अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहता था। बंटी कबूतर बहुत ही ज्यादा घमंडी और निर्दयी है। चिंकी घर का काम करने लगती है और बंटी कुछ न कुछ करके चिंकी को सताता रहता है। ए गंवार गांव की, जा मेरे लिए एक गिलास ऑरेंज जूस लेकर आ। चिंकी ऑरेंज जूस लेकर आती है। बंटी कबूतर जूस का ग्लास हाथ में लेता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। गांव की गंवार, मैंने तुझे जूस लाने को बोला था, लेकिन जूस में छिलका क्यों है? इतना बोलकर बंटी चिंकी को जोरदार तमाचा मारकर वहां से चला जाता है। चिंकी जमीन पर टूटा हुआ कांच साफ करने लगती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो रोने लगती है और अपने हाथ पर दवाई लगाने के लिए जाती है कि तभी वहां बंटी फिर आ जाता है। ए लड़की, रुक रुक, कहाँ जा रही है? क्या हुआ? उंगली कट गई है साहब, इसीलिए दवाई लगाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मोम की पुतली हो गई है क्या जो इतनी सी चोट में काम छोड़कर भाग रही हो? जाओ काम करो, वरना इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, समझी? चिंकी को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो चुपचाप काम करने के लिए चली जाती है। और बंटी कबूतर ऐसा ही है, वो बचपन से ही नौकरों से इसी तरह का व्यवहार करता है। बंटी कबूतर एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बंटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था और एक दिन वो टुनटुनी को अपने घर लेकर आता है और चिंकी से खाना बनाने के लिए कहता है। चिंकी खाने में मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनाती है। पूरी देखकर टुनटुनी का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, गंवार लड़की, तूने मेरे लिए पूरी बनाई है? ये कितनी ऑयली है, कितनी ऑयल में बनती है, तुझे पता नहीं है क्या इसमें कितना फैट होता है? माफ कीजिए मालकिन, मुझे नहीं पता था। आप गुस्सा मत करिए, मुझसे गलती हो गई। ए बेवकूफ लड़की, तुझको कुछ पता भी है या नहीं? ये तेरे जैसी गाँव की गवार थोड़ी है, इतनी ऑयली चीज खाने से मोटे हो जाते हैं। तू तो है ही बेवकूफ, पता नहीं पापा ने तुझे काम पर रखा ही क्यों है। ऐसे अपमान से चुनकी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जाने भी दो इसको, चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, काफी दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो। इस मनोज ने तो ऐसा खाना बनाकर हमारा मूड ही खराब कर दिया। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और घूमेंगे। दोनों घूमने चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी फिर से बंटी के घर आती है और चिंकी साफ सफाई कर रही होती है। बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच टुनटुनी, तुम्हारे बिना ना मेरा जीवन अधूरा है। एक बार तुम भी कह दो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ओहो बंटी, तुम भी ना, मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना अधूरा है। चलो बंटी, हमारी बातें तो बहुत हो गई, मुझे
तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? अरे टुनटुनी, क्यों नहीं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। उसके बाद टुनटुनी बंटी से पूरे 10 लाख रुपए ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से टुनटुनी बंटी का फोन उठाना ही बंद कर देती है और पैसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए फरार हो जाती है। उस बीच में बंटी टुनटुनी के बिना पागल सा हो जाता है और शराब पीने लगता है और नशे में खुद से ही बातें किया करता। टुनटुनी, तुम बेवफा निकली। तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती थी। अगर तुम्हें मेरे पैसों से ही प्यार था तो तुम मुझसे बोल कर ही मेरे पैसे मांग लेती। कम से कम मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक तो नहीं करती। टुनटुनी, तुमने मेरी जिंदगी खराब क्यों की? जब टुनटुनी बंटी को छोड़कर चली जाती है तो बंटी पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। देर रात से घर आना, नशे में धुत रहना, ये तो उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन बंटी शराब के नशे में देर से घर आता है। तब चिंकी बंटी को संभालती है। साहब, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? वो लड़की आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करती थी और उसके चक्कर में आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। चुप कर। खबरदार जो मेरी टुनटुनी के बारे में ऐसा क्या। मेरी टुनटुनी कहीं नहीं कहीं जरूर किसी काम में फंस गई होगी, इसलिए उसने उससे बात करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। इस बीच बंटी की ये हालत देखकर चिंकी बंटी का बहुत ध्यान रखती है और उससे प्यार से बातें करती है। कुछ समय बीतता है। चिंकी को अपना इतना ख्याल रखता हुआ देखकर बंटी धीरे धीरे टुनटुनी को भुलाकर चिंकी के प्यार में ढलने लगता है और अब तो उसने शराब पीना भी कम कर दिया था। एक दिन बंटी चिंकी से कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। वो बेवफा टुनटुनी मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती थी। देखो, मुझसे पैसे लेकर वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन चिंकी तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई लव यू सो मच चिंकी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बंटी की बात सुनकर चिंकी हैरान रह जाती है और अटकते हुए कहती है, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझसे इतनी नफरत किया करते थे, लेकिन आज अचानक से आपको क्या हो गया? चिंकी, अब तुम मुझे साहब नहीं बंटी बुलाओ। उसके बाद चिंकी भी बंटी से अपने प्यार का इजहार कर देती है और खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद चिंकी और बंटी दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है बंटी की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने पिता कालू कौवे के साथ रहती थी। चिंकी का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता कालू कौवा खेत में हल जोतने का काम किया करते थे। उसी से उनके घर का गुजारा हो पाता था। एक दिन लगातार मेहनत करने और आराम ना करने की वजह से कालू कौवे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पाता। कालू कौवा तो पहले से ही गरीब था, लेकिन अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। इसी वजह से चिंकी शहर में जाकर काम करने के बारे में सोचती है और वो शहर की ओर काम ढूंढने निकल जाती है। चिंकी शहर पहुंचती है और उसे भगवान की कृपा से काम भी मिल जाता है। शहर के सबसे अमीर पक्षी चिंटू तोते के घर नौकरानी का काम। चिंटू तोता एक बहुत ही बड़े महल में अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहता था। बंटी कबूतर बहुत ही ज्यादा घमंडी और निर्दयी है। चिंकी घर का काम करने लगती है और बंटी कुछ न कुछ करके चिंकी को सताता रहता है। ए गंवार गांव की, जा मेरे लिए एक गिलास ऑरेंज जूस लेकर आ। चिंकी ऑरेंज जूस लेकर आती है। बंटी कबूतर जूस का ग्लास हाथ में लेता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। गांव की गंवार, मैंने तुझे जूस लाने को बोला था, लेकिन जूस में छिलका क्यों है? इतना बोलकर बंटी चिंकी को जोरदार तमाचा मारकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी जमीन पर टूटा हुआ कांच साफ करने लगती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो रोने लगती है और अपने हाथ पर दवाई लगाने के लिए जाती है कि तभी वहाँ बंटी फिर आ जाता है। ए लड़की, रुक रुक, कहाँ जा रही है? क्या हुआ?
उंगली कट गई है साहब, इसीलिए दवाई लगाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मोम की पुतली हो गई है क्या जो इतनी सी चोट में काम छोड़कर भाग रही हो? जाओ काम करो वरना इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, समझी? चिंकी को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो चुपचाप काम करने के लिए चली जाती है। और बंटी कबूतर ऐसा ही है, वो बचपन से ही नौकरों से इसी तरह का व्यवहार करता है। बंटी कबूतर एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बंटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था और एक दिन वो टुनटुनी को अपने घर लेकर आता है और चिंकी से खाना बनाने के लिए कहता है। चिंकी खाने में मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनाती है। पूरी देखकर टुनटुनी का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से कहती है, गंवार लड़की, तूने मेरे लिए पूरी बनाई है? ये कितनी ऑयली है, कितनी ऑयल में बनती है, तुझे पता नहीं है क्या इसमें कितना फैट होता है? माफ कीजिए मालकिन, मुझे नहीं पता था। आप गुस्सा मत करिए, मुझसे गलती हो गई। ए बेवकूफ लड़की, तुझको कुछ पता भी है या नहीं?